बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंटिंग उस्ताद की जानिब से आप लोगों को इस वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग की सीरीज़ में चौथे लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग ये देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट कैसे बनानी है। ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट बेसिकली कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, जिसका हम लोगों ने दूसरे लेक्चर में जिक्र किया था, उसका सेकंड पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन में हम लोगों ने देखा था कि रॉ मटेरियल यूज्ड कैसे बनाना है, कैसे स्टेटमेंट तैयार करनी है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारी उसी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का नेक्स्ट पोर्शन है मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट क्या होती है और इसको कैसे बनाना है। लेकिन आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग उस्ताद को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आप लोगों को अकाउंटिंग उस्ताद की जानिब से बेहतरीन और नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोगों की खिदमत के लिए अकाउंटिंग उस्ताद अपनी खिदमत पेश करता रहे। तो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस स्टेटमेंट में यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक डेटा है, एक एग्जांपल है, एक इलस्ट्रेशन है, जिसमें हम लोगों को कुछ एंट्रीज दी गई हैं, कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। तो इन वैल्यूज़ की मदद से हम लोग आज मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट बनाना शुरू करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट जो कि बेसिकली कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट्स का ही एक पोर्शन है, तो इस पोर्शन का इसका मतलब हुआ कि हम लोगों ने बेसिकली कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का ही परफॉर्मा यूज़ करना है, उसका स्केच ही इस्तेमाल करना है। तो इस स्केच को स्टार्ट करने से कर लिए हम लोगों ने सीखा था कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे रॉ मटेरियल ओपनिंग। तो रॉ मटेरियल ओपनिंग के लिए मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, आप लोगों को ये इन्फॉर्म किया था कि रॉ मटेरियल ओपनिंग क्या होता है। जो हमारे पास किसी भी फाइनेंशियल ईयर एंड के ऊपर जो चीज़ हमारे पास बच जाती है, जब उस बची हुई मटेरियल को हम नेक्स्ट ईयर में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री होती है। तो रॉ मटेरियल ओपनिंग का मतलब हुआ कि जो रॉ मटेरियल हमारे पास पिछले साल बच गया था, वो इस साल के स्टार्ट में जब हम उसको अकाउंट की स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल करेंगे, अकाउंट की स्टेटमेंट्स में शो करेंगे, तो हमारे लिए रॉ मटेरियल ओपनिंग होगा। तो इस क्वेश्चन में उसने हमें बताया कि हमारे पास रॉ मटेरियल ओपनिंग जो है वो 20,000 है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी अमाउंट 20,000 एंटर कर लेते हैं अपने पास। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अमाउंट है, वो कहता है कि हमारे पास परचेजेज हैं। तो हम लोगों ने भी परफॉर्मेंस ये सीखा था, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि रॉ मटेरियल ओपनिंग के बाद हम लोगों ने इसमें ऐड करने हैं परचेजेज। तो इसमें हम लोग परचेजेज ऐड कर देते हैं। तो परचेजेज के लिए हमारे पास यहाँ पे उसने कहा है कि हमारे पास 80,000 हैं, लेकिन साथ में उसने फ्रेट इन और परचेज रिटर्न भी दे दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग परचेजेस नेट करके आगे ले जाएंगे। तो नेट परचेजेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, परचेजेस की अमाउंट डायरेक्ट रॉ मटेरियल ओपनिंग में जमा करने से पहले यहाँ सेपरेट इससे एक साइड वाले कॉलम है, यहाँ पे इस कॉलम में यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस कॉलम में लिख कर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास अब आ गए हैं, अब 80,000 की परचेजेज हैं और उसमें साथ में एंट्री उसने दिया है कि फ्रेट इन मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। इसका फ्रेट इन का मतलब क्या होता है? फ्रेट इन का मतलब ये है कि वो उसने कोई भी कैरेज दी है, कोई भी किराया दिया है कि जो उसने ये 80,000 की परचेज की हैं, कहीं से उसने ये 80,000 की चीज़ें गुड्स खरीदी हैं, तो इनको अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए जो उसको किराया अदा करना पड़ा है वो 7,000 है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सी बात है कि जब कभी भी हम कहीं से कोई चीज़ खरीदते हैं और उसके ऊपर जो हमारे अलहदा से अखराजात आ जाते हैं, तो वो अखराजात भी हम उसी चीज़ की कीमत ही तस्वर करते हैं, उसी चीज़ की कीमत में शामिल करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हमने 80,000 की चीज़ें खरीदी और 7,000 उसके ऊपर किराया दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन चीज़ों की जो कीमत हमने बर्दाश्त की है वो 87,000 है, 87,000 है। तो यहाँ पे हम लोग परचेजेज में हम लोग ऐड कर देते हैं फ्रेट इन। तो ये हमारे पास फ्रेट इन के उसने बताया कि 7,000 अमाउंट है। उसके बाद वो कहते हैं कि परचेज रिटर्न का मतलब क्या हुआ? परचेज रिटर्न का मतलब ये है कि जो हमने 80,000 की ये चीज़ें खरीदी हैं किसी भी शख्स से, उसमें से हमने परचेज रिटर्न के वो परचेज हमने वापस कर दी हैं 3,000 की। वापस क्यों की हैं? इसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, उसमें कोई नक्स हो सकता है, उसकी जो हमें क्वालिटी रिक्वायर्ड थी वो क्वालिटी नहीं है उसमें,
तो ये 3000 की चीज़ें ख़राब थी, हमने उसको वापस कर दी हैं। तो इसका यह मतलब हुआ कि हमारे पास अगर 80,000 की चीज़ें थीं और उसमें से हम लोगों ने 3000 की वापस कर दी हैं, तो क्या हम इसको ऐड करेंगे या इस 80,000 में से वो चीज़ें कम कर देंगे, माइनस कर देंगे? तो ऑटोमेटिकली लामाला हम लोग वो 3000 की चीज़ें इस 80,000 की वैल्यू में से माइनस कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लेस कर देंगे परचेज रिटर्न। तो ये हमारे पास परचेज रिटर्न की अमाउंट जो थी वो 3000 है, ये 3000 हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे। तो अब इन परचेजेस में हम लोग ऐड करेंगे फ्रेट एन को और माइनस करेंगे परचेज रिटर्न को। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा नेट परचेजेस। तो नेट परचेजेस ये जो जमा, ये 80,000 में से हमने जमा माइनस किया है करके जो हमारे पास अमाउंट बची वो नेट परचेजेज होंगी। तो नेट परचेजेज हमारे पास क्या बनती हैं? 80,000 हमारे पास परचेजेज थी, उसमें से हम लोगों ने फ्रेट इनकी 7,000 चीज़ें उसमें हमने ऐड की हैं, तो 87,000 हो गए। 3,000 की चीज़ें हमने वापस कर दी हैं, तो हमारे पास बाकी 84,000 बचे। तो वो 84,000 हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। उसके बाद अब ये रॉ मटेरियल ओपनिंग में अगर हम लोग परचेजेज ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट आप बेहतर जानते हैं, आपको भी पता है कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने यही सीखा है कि रॉ मटेरियल ओपनिंग प्लस नेट परचेजेज। तो यहाँ पे हमारे पास डाटा आता है रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। तो रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ हमारे पास हो गया 20,000 हमारे पास पहले रॉ मटेरियल था, 84,000 का हमने नया ख़रीद लिया है, तो ये 1,04,000 का हमारे पास रॉ मटेरियल मौजूद हुआ है। ठीक, अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया। अब रॉ मटेरियल ओपनिंग जब हमने ऐड कर लिया परचेजेज में, तो इसमें से हम लोगों ने अब माइनस करना है लेस रॉ मटेरियल एंडिंग। तो रॉ मटेरियल एंडिंग यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे उसने बताया था कि ये रॉ मटेरियल एंडिंग इन्वेंटरी जो हमारे पास है ये 12,000 की है। तो रॉ मटेरियल एंडिंग हम रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ में से रॉ मटेरियल एंडिंग माइनस कर देंगे। रॉ मटेरियल एंडिंग की अमाउंट है 12,000। तो 12,000 जब हम इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो होगा रॉ मटेरियल यूज्ड। तो रॉ मटेरियल यूज जो है हमारे पास अब कितना हो गया? 1,04,000 में से हम लोगों ने 12,000 माइनस कर दिए, तो यहाँ पे हमारे पास 92,000 आ गया जो कि हमारा रॉ मटेरियल यूज्ड आ गया। ठीक है, तो कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। अब इस रॉ मटेरियल यूज में अब क्वेश्चन देखें कि उसने हमसे पूछा गया, वो कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट बनाएं। ठीक है, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट बनानी है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट में ये हमने स्टेटमेंट बनाई है और इसमें उसने कहा है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट बनानी है और एंड कैलकुलेट टोटल फैक्ट्री कास्ट। और हमने कैलकुलेट क्या करना है? टोटल फैक्ट्री कास्ट। तो टोटल फैक्ट्री कास्ट का आप लोगों को भी बेहतर जानते हैं कि टोटल फैक्ट्री कास्ट हम लोगों को कहाँ तक थी। टोटल फैक्ट्री कास्ट जो हमारी थी वो थी फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है, तो उसको हम लोग टोटल फैक्ट्री कास्ट या टोटल फैक्ट्री कास्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब इसी फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। रॉ मटेरियल यूज में हम लोग आप जानते हैं कि इसमें हम लोग ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि डायरेक्ट लेबर वो वाली लेबर होती है जो किसी भी प्रोडक्शन प्लांट के अंदर काम कर रहे होते हैं, मतलब कि किसी भी चीज़ को बनाने में जो लेबर बुनियादी किरदार अदा करती है उस लेबर को हम लोग डायरेक्ट लेबर कहते हैं। तो हमारे पास डायरेक्ट लेबर उसने बताया कि वेजेस ब्रैकेट में उसमें मेंशन कर दिया है कि ये वेजेस डायरेक्ट लेबर के हैं। तो डायरेक्ट लेबर हमारे पास है 40,000 की। तो रॉ मटेरियल यूज में हम लोग ऐड कर देंगे 40,000। तो 40,000 ऐड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास है प्राइम कास्ट। ठीक है, तो प्राइम कास्ट हमारे पास अब कितनी आ गई? 1,32,000। अब इस 1,32,000 जो हमारी प्राइम कास्ट है इसमें अब हम लोगों ने क्या करना है? इसमें हम लोगों ने ऐड करने हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ऐड FOH फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में मैंने बताया था कि वो तमाम अखराजात जो किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए, किसी चीज़ को प्रोडक्शन यूनिट के अंदर जितने भी अखराजात आ रहे होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं। तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड उसने सिंपल खुद ही कैलकुलेट इकट्ठे हमें बता दिए हैं कि वो कहता है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 30,000 है। तो हमारे पास
30,000 फैक्ट्री ओवरहेड हैं, ये हमने फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दिए। तो यहाँ इसको ऐड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो क्या होगा, टोटल फैक्ट्री कास्ट। ठीक है, अब ये टोटल फैक्ट्री कास्ट हमारे पास क्या आ गई, 1,32,000 पहले थे हमारे पास प्राइम कास्ट में और 30,000 हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड हैं। तो हमारे जो आंसर आया वो आ गया 1,62,000, 1,62,000। तो उसने हमसे डिमांड क्या किया था, वो कहता है कि टोटल फैक्ट्री कास्ट आप लोग फाइंड करो। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाते हुए टोटल फैक्ट्री कास्ट बढ़ा लिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ वही जो मैंने पहले भी आप लोगों से गुजारिश की थी कि यहाँ पे आप लोगों ने इस क्वेश्चन पे टेंशन नहीं लेनी है कि इसमें क्या कोई ऐसी एंट्री तो नहीं बाकी हुई जिसको हमने यूज़ नहीं किया। हो सकता है यहाँ पे कहीं सेल्स लिखी हो या इस टाइप की कोई और चीज़ लिखी हो। आप लोगों ने इसको फोकस नहीं करना है, आप लोगों ने फोकस करना है इस स्केच पे, इस परफॉर्मर पे स्केच करना, फोकस करना है कि क्या इसमें कहीं कोई ऐसी एंट्री, ऐसा पॉइंट तो नहीं रह गया जो हमारे परफॉर्मेंस में था। अगर इस परफॉर्मेंस के अलावा कोई भी इस क्वेश्चन में एंट्री आती है, कोई ऑप्शन आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल्स आती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई और चीज़ आती है या वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग आ जाता है या कोई भी चीज़, अगर वो हमारे परफॉर्मे में जहाँ तक हमें परफॉर्मा का आंसर निकालना दरकार था उसमें नहीं है, तो फिर हमें इसकी कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ पे कोई एंट्री एक्स्ट्रा बचती है या नहीं। हमें इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ अपने परफॉर्मा को देखना है, अपने क्वेश्चन को देखना है कि क्या हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है या नहीं। ठीक, हमारे क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गया है तो हम इसमें नहीं देखेंगे कि कोई भी एंट्री इसमें बाकी एक्स्ट्रा बची है या नहीं। और आखिर में आप लोगों से वही गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग उस्ताद को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अकाउंटिंग उस्ताद को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आप लोगों को अकाउंटिंग उस्ताद की जाने से बेहतरीन वीडियोस मिलती रहें और उनके नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलते रहें। तब तक ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।